चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजी में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो इसके पहले पार्ट में आप देख सकते हैं हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को पढ़ा था, ठीक है? बाकी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप इसको ज़रूर वॉच कीजिए, ठीक है? सेल सिग्नलिंग के पार्ट को भी आप देखिए, ठीक है? तो जैसा कि अब हम यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेलुलर इम्यूनिटी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेलुलर इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है। तो जैसा कि ये हाइलाइटेड आपको दिख रहा है कि द टाइप ऑफ इफेक्टर टी सेल्स जो होती हैं वो 2 सब टाइप की होती हैं, एक हेल्पर होती है, एक साइटोटॉक्सिक होती है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हेल्पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या निम्नलिखित में से कौन-सी सेल फेगोसाइटोसिस करेगी? तो उसमें टी हेल्पर को तो आप छोड़ ही दीजिएगा क्योंकि नाम में ही हेल्प लिखा है। तो ये कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करती हैं, बस ये क्या करती हैं केवल उनकी सहायता करती हैं और सहायता कैसे करती हैं? कुछ ऐसे सिग्नल सिक्रीट करती हैं सरल भाषा में और सिग्नल को अगर आप मोटी भाषा में समझना चाहें तो साइटोकाइन्स होती हैं और साइटोटॉक्सिक का मतलब आपको पता ही है कि जो कि नाम में ही स्पष्ट है कि साइटोटॉक्सिक का मतलब सेल की लाइसिस उनको करना है, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? इसके बाद ये कैसे कार्य करती हैं, ये अलोंग विथ इस पूरे सिस्टम में जो आपका सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है, इसमें जो आपकी और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम एमएचसी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आप हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा एमएचसी के बारे में ज़िक्र आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एमएचसी जो कि आपको पता है मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसी को ही एचएलए भी बोला जाता है। इसका पूरा नाम होता है ल्यूकोसाइट ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? एचएलए बोलते हैं। इसके अलावा ये क्रोमोसोम नंबर बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे पाया जाता है। तो क्या पता कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाए, तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टी सेल रिसेप्टर बाइंड टू एंटीजन ऑन द सेल सरफेस। तो टी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन से बाइंड करते हैं। तो लाइक द बी सेल, टी सेल के पास भी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है? बट क्या होता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन तो है ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये है क्या? तो ये जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है? तो हमने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले दे रखा है कि जो भी ये ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब सेलुलर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ही होती हैं, ठीक है? तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ईच एन्कोडेड बाय द सेपरेट जीन्स होते हैं और वो में उसमें भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन होता है जैसे एंटीबॉडी में होता है। इसके अलावा हमने ये डिफरेंस यहाँ पे होता है कि एंटीबॉडी सीधा एंटीजन से बाइंड करता है बट टी सेल्स जो होते हैं वो उसके किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्ट से बाइंड करते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि उसके पेप्टाइड से बाइंड करेंगे जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लेकर आती हैं। इस बात को भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दिया है। जब भी टी सेल्स एक्टिव होगी, तो ये भी प्रोलिफरेट करेंगी और डिफरेंट क्लोन्स बनाएँगी, आपको पता है। अब यहाँ पे 2 टाइप की इफेक्टर टी सेल्स जो होंगी वो प्रोड्यूस हो जाएँगे। एक साइटोटॉक्सिक है जिसके नाम में लिखा है, बेसिकली ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स के खिलाफ एक्टिव होती हैं और हेल्पर जो होती हैं वो हमेशा हेल्प करेंगी, ठीक है? इसके अलावा बॉडी सिस्टम आपकी कैसे अपनी सेल्स और फॉरेन सेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ करता है, तो उसका जो क्लियर कट आंसर है वो एमएचसी प्रोटीन से होते हुए जाता है। अभी आप इतना जानेंगे, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो ये टी सेल रिसेप्टर की स्टोरी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, ठीक है? यहाँ पे भी वेरिएबल रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है और ये जो होता है वो हाइड्रोफोबिक चेन्स होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लिपिड की बाइलेयर होती है, तो वहाँ पे जो रिसेप्टर है, ये मैंने सेल सिग्नलिंग के पार्ट में आपको बताया हुआ है कि उसकी बाइलेयर को क्रॉस करके जाने के लिए आपके जो अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होने चाहिए, यानी कि चूँकि लिपिड की बाइलेयर है, तो यानी कि लिपिड से उनका इंटरेक्शन हो सके। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे आपको पता है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है? इसके बाद अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो एमएचसी प्रोटीन्स की बात करेंगे, तो सिंस रिकॉग्नाइजेशन बिटवीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो जो आपके सिस्टम में होते हैं, ये मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं, चाहे वो एंजाइम हो, रिसेप्टर्स हों या एंटीबॉडीज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिकॉग्नाइजेशन का कार्यक्रम होता है, वो एमएचसी के थ्रू होता है, तो एमएचसी प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है? एंटीजन क्या करता है, मेजर रोल क्या करते हैं, ये एंटीजन या फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन को टी सेल्स को दिखाते हैं, जिससे वो अपने में और दूसरों में डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है? तो ये हम बात को याद रखेंगे। इन ह्यूमन देयर आर 3
जेनेटिक लोकाई फॉर एमएचसी क्लास फर्स्ट एंड 3 होता है, 6 लोकाई करके ऐसे डिफरेंट टाइप के ये होते हैं। एमएचसी प्रोटीन जो होते हैं वो सेल्फ टॉलरेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको याद रखेंगे। मतलब कैसे सिस्टम अपनी सेल्स को पहचानती है और दूसरों को। तो 2 टाइप की एमएचसीज़ होती हैं, क्लास फर्स्ट में क्लासिफाई किया गया और क्लास सेकंड में। ठीक है? तो ये भी मैं आपको रटा दूँगा, क्लास फर्स्ट एमएचसी प्रोटीन जो आपकी सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिएगा, न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाई जाती है। इसके अलावा ठीक है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है सेलुलर प्रोटीन। अब जो ये आती हैं सरफेस पे, ये फिगर आगे बना हुआ है, तो ये प्रोटियोसोम इनका डिग्रेडेशन किया जाता है, तब ये सेलुलर सरफेस पे आती हैं, ठीक है? इसके अलावा ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को दिखाती हैं और एक्टिव करती हैं CD8 पॉजिटिव सेल्स को। तो अभी घबराना नहीं है, अभी मैं इसको ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे मैं भी इसको समझा दूँगा। और क्लास सेकंड जो होती हैं, वो आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होती हैं, जब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं, उनके माध्यम से ये एक्टिव होती हैं और ये एमएचसी सेकंड जो होती हैं वो मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके फ्रेगमेंट को लेकर आते हैं और CD4 को एक्टिव करते हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कि मैं सिंपल सा आपको लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी टी सेल्स होंगी, टी सेल्स में 3 पॉपुलेशन होती हैं, एक आपकी हेल्पर होती है, एक आपकी साइटोटॉक्सिक होती है और एक आपकी टी रेगुलेटरी होती है। किसी भी चीज़ का बायोलॉजिकल सिस्टम में रेगुलेशन बहुत आवश्यक है, ना किसी को ज़्यादा होना है, ना किसी को कम होना है। तो सामने एक ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जो उसको रेगुलेट करे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसके अलावा मैंने आपको पीछे बता रखा है जितनी भी आपकी टी सेल्स होती हैं वो CD3 पॉजिटिव होती हैं, उनके पास CD3 रिसेप्टर होता है। मतलब उनके सरफेस पे CD3 होता है, ठीक है? टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं ये CD4 पॉजिटिव होती हैं, टीसी जो होती हैं ये आपकी CD8 होती हैं, ठीक है? और Treg का ऐसा कुछ अभी नोन नहीं है, बाकी ये भी होती हैं उसको आप देखिएगा, ठीक है? तो ये CD4 CD8 हो गई है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको मुझे बताना है तो जो आपकी एमएचसी रिकॉग्नाइज़ करती है, तो CD4 के लिए एमएचसी क्लास 2 और CD8 के लिए एमएचसी क्लास 1। तो याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा याद रखना है, ये बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, 2 दूनी 4 राइट? तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा यानी ये CD4 की स्टोरी हो जाएगी और बाकी CD8 हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये स्टोरी आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स स्टार्ट करेंगी, ठीक है? तो ये स्टोरी यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, वही इस चार्ट में भी दिखाया गया है। ठीक है? इसके बाद ये जो आप इन्फॉर्मेशन ये आते हैं एंटीजन प्रेज़ेंट करते हैं बेसिकली हैव एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जो कि 10 से 20 अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसके बाद एमएचसी प्रोटीन वाइटल रोल इन द सिलेक्शन ऑफ टी सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट के समय इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली अपने सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं ताकि एंटीजन जो होता है वो अपने को पहचान सके। तो इसीलिए पॉजिटिव सिलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है? एनी टी सेल दैट डू नॉट रिकॉग्नाइज अगर वो अपने एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो उनको क्या किया जाएगा सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया जाता है और अगर बाइंडिंग ऑफ सेल्फ पेप्टाइड बॉन्ड टू सेल्फ एमएचसी अगर वो नेगेटिव सिलेक्शन का भी कार्य कर रहे हैं तो भी उनको सिस्टम से डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा और ये दोनों ही प्रोसेस कहाँ होगी थाइमस में होंगी तो ये आपको हमेशा याद रखना है ठीक है अगर वो अपने ही पेप्टाइड से पहली बात तो आपको अपने एमएचसी मॉलिक्यूल का ज्ञान होना चाहिए और अगर ज्ञान भी है उसके अलावा भी अगर आप सेल्फ पेप्टाइड से जुड़ रहे हैं तो भी आपको निरस्त कर दिया जाएगा इसके बाद मैक्रोफाज जो होते हैं वो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं यह मैंने आपको बता रखा है ठीक है? फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन डिस्प्ले किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? ये बहुत अच्छा फिगर बना है। मान लीजिए ये एंटीजन आता है, इसके ऊपर एंटीबॉडी बाइंड करेंगे, जैसे ही एंटीबॉडी बाइंड करेंगे, मैक्रोफाज एक्टिव हो जाते हैं, तो मैक्रोफाज मार तो देंगे उसको, लेकिन क्या करेंगे? सिस्टम को दिखाएँगे कि भाई तुम इस पैथोजन को पहचान लो। अब यह कार्य कौन करेगा? क्लास सेकंड एमएचसी करेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, वो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है? बीएमडी ठीक है, हालाँकि मैं बीएमआर से आपको कोरिलेट करा रहा था, तो आर से शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट अब मैं एक और अच्छा आपको टर्म बता देता हूँ। एक टर्म होता है बोन या कंडीशन में बोन मिनरल डेंसिटी मतलब ये बोन के हेल्दी को चेक करने के लिए एक ये चेकअप होता है जिसमें हम बीएमडी चेक करते हैं। तो बी से निकाल लीजिएगा बी सेल्स को, बोन से, मिनरल से मैक्रोफाज को ले लीजिएगा और डी से क्या ले लीजिएगा डेंड्राइटिक सेल्स ले लीजिएगा। तो ये आपको याद रहेगा कि आपको बीएमडी याद रहेगा यानी कि ये क्या होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। ठीक है?
तो ये इनको क्या करेगा, ये एंटीजन को लेकर आएगा अंदर की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैक्रोफाज के पास लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में एसिडिक पीएच होता है, एक्टिव कंसंट्रेशन 5.5 होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, पेप्टाइड छोटे-छोटे टुकड़े में आ जाएँगे, इनको सेल की सरफेस पे ये शो करेगा, जिससे टी हेल्पर सेल इनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे और साइटोकाइन सेक्रीट करेंगे। ठीक है? तो ये एक सुंदर सा डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। और अब जो अगली स्टोरी आती है, टी हेल्पर सेल एंड एमएचसी सेकंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को ये कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग मैक्रोफाज आएँगे, वो साइटोकाइन रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, साइटोकाइन रिलीज़ होगा, उसके बाद क्या होगा, हेल्पर सेल प्रोलिफरेट करते हैं और सेम स्पेसिफिसिटी के साथ। और ये सारी स्टोरी कहाँ होगी, लिम्फोइड टिश्यू में होगी, क्योंकि वहीं पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसी तरीके से बी सेल्स भी अपना कार्य करेंगी, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का भी कार्य करती हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैसे कार्य करती हैं? तो जब भी आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगी, एब्नॉर्मल प्रोटीन होती हैं, उनका पेप्टाइड फ्रैगमेंट को किया मतलब प्रोसीड किया जाएगा और एमएससी फास्ट फर्स्ट के माध्यम से मतलब टी सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रेज़ेंट किया जाएगा। ठीक है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। अब ये प्रेज़ेंट करने के बाद ये कैसे किल करेंगी? तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं, उनके किल करने के 2 तरीके होते हैं। या तो वो परफोरिन सिक्रीट करती हैं, जिससे सेल्स की लाइसिस हो जाएगी, या फिर ये फ़ास्ट लिगैंड के तहत कार्य करते हैं, जो एपोप्टोसिस का एक माध्यम होता है। ठीक है? अब यहाँ पे आप परफोरिन को समझ लीजिए कि क्या परफोरिन की क्या स्टोरी है, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएँगे। बेसिकली परफोरिन जो होता है, जब भी परफोरिन की स्टोरी आएगी, तो पी फॉर परफोरिन और पी फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये याद रखिएगा। ठीक है? तो मान लीजिए कोई आपकी ये सेल्स है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है। ठीक है? अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, तो इसके अंदर इसके कंटेंट होंगे। तो परफोरिन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, रैप्चर कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये लीक आउट हो जाता है। ठीक है? लीक आउट हो जाएगा, जिससे सेल्स क्या होगी, वो पिचक जाएगी, मतलब कम हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, सेल्स की लाइसिस हो जाती है। ठीक है? तो परफोरिन जो होते हैं, वो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली होल क्रिएट कर देते हैं, छेद कर देते हैं, जिससे उसका सब्सटेंस बाहर आ जाता है। इसी तरीके से एक और सिस्टम होता है, जिसको हम ग्रैनजाइम बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो भी सिक्रीट किए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये कार्य किया जाता है। इसके अलावा एक एपोप्टोसिस जब आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं, उसमें एक फ़ास्ट लिगैंड के तहत कार्य होता है, ठीक है? उसके माध्यम से भी ये अपना कार्य करते हैं। तो ख़ैर अभी आप इतनी बात को याद रखेंगे, इसके अलावा अभी और आप कुछ मत समझिए, ठीक है? तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एडिशन टू द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एमएससी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर एक को-स्टिम्युलेटरी सिग्नल भी सीक्रेट किया जाता है, ताकि फर्दर चीज़ें एक्टिवेट हो। और वो कार्य कौन करता है? अनदर रिसेप्टर ऑन द टी सेल सरफेस, और एक प्रोटीन होती है जिसको बी7 कहते हैं, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होते हैं। ठीक है? तो को-स्टिम्युलेटरी सिग्नल सीक्रेट किया था ताकि आप फर्दर के लिए और तैयार हो जाइए। इसके अलावा एक चीज़ और अभी आपको मैं बताऊँगा, जो कि रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो होमियोस्टैसिस होता है, ये हॉलमार्क ऑफ एनिमल बायोलॉजी है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी चीज़ें मेंटेन होना बहुत आवश्यक है। तो टी रेग ये सारी चीज़ें, चाहे वो टी हेल्पर हो, टी साइटोटॉक्सिक हो, ये सारी चीज़ें थाइमस ग्लैंड में बनती हैं। और फिर वहीं पर इनका एक्टिवेशन किया जाता है, जहाँ पे वो एंटीजन एमएससी से बाइंड करके आते हैं और उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। एंटीजन दैट टी सेल रिकॉग्नाइज़ जो करते हैं, वो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और ये क्या करते हैं, बेसिकली इस लेवल तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आप याद रखिए, इंटरव्यू में एक अच्छा एक्सप्रेशन आपका पड़ेगा। ये बेसिकली IL-10 को सीक्रेट करते हैं, जो टी सेल्स के एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देते हैं, और अगर वो कुछ बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या कर दिया जाता है, उनको एपोप्टोसिस कर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हो गई है। इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टी सेल टू मेंटेन होमियोस्टैसिस, सेल्फ एंटीजन होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद एक यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि कैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें कार्य कर रही हैं। तो जैसे कि ये फिगर बना हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो होता क्या है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो पहला फ़ेज़ क्या होगा, किसी चीज़ का एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन कैसे होता है, मान लीजिए ये मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज के ऊपर क्या होगा, चूँकि ये एंटीजन प्रेज़ेंटिंग सेल्स है, इसके पास क्लास सेकंड एमएससी होगा। अब जब सेकंड एमएससी होगा, तो 2 दूनी 4 वाली स्टोरी आ जाएगी, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि ये CD4 को रिप्रेज़ेंट करेगा।
ठीक है? तो ये एंटीजन को इन्गल्फ करेगा, इनको फेगोसाइटोसिस कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा? लाइसोसोम के माध्यम से कर दिया जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम का पीएच जो होता है वो एसिडिक पीएच होता है। तो जैसे ही ये इसको शो करेगा, टी सेल्स जो होती हैं वो साइटोकाइन्स रिलीज़ करती हैं। यहाँ पर IL-1 जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेगा। तो ये बहुत सारे साइटोकाइन रिलीज़ करेंगे, जिससे टी हेल्पर सेल्स क्या होगा, प्रोलिफरेट करेगा और बहुत सारे अपने क्लोन्स को जनरेट करेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? नहीं। फिर जब इफेक्टर फेज आएगा तो क्या होगा कि यही जो टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स होती हैं, वो बी सेल्स को क्या करेंगी, साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करेंगे। ठीक है? तो जब ये एक्टिवेट करेंगी तो यहाँ से भी बी सेल का प्रोसेस होगा, उस एंटीजन को इनगल्फ कर लिया जाएगा और अपने सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तरीके ये कार्य कर रही है। ठीक है? तो जिससे क्या होता है, यहाँ पे बी सेल प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट करेंगी, जिससे मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल जनरेट हो जाएंगे और प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी। ठीक है? तो ये कार्य हो गया। दूसरा, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स कैसे आता है? तो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स इस तरीके से आता है कि एक्टिवेशन फेज होगा, यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होगी जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को दिखाएगी, क्लास फर्स्ट एमएससी प्रोटीन से बंध कर आएगी। तो जैसे ही ये बंध कर आएगी, ये इनके वापस से इनके क्लोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। इफेक्टर फेज में क्या आता है, यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर अगेन रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद ये परफोरिन का सिक्रीशन करेगा। परफोरिन एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कर देंगे और सेल्स जो होती है वो नहीं मल्टीप्लाई कर पाएगी, उसकी लाइसिस कर दी जाएगी। तो आज यहाँ से इस फिगर से आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से, जो मैं बार-बार बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्नेट अलग चलेगी, एडाप्टिव अलग चलेगी, ह्यूमोरल अलग चलेगी, सेलुलर अलग चलेगी। ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक स्टोरी और आती है जो कि टी रेगुलेटरी सेल्स का है। यहाँ पे भी ये क्लास फर्स्ट एमएचसी से कार्य करती हैं, ये बस आपको इतना याद रखना है। और ये जो होती हैं, ये सेल्फ एंटीजन को पहचानती हैं। तो सेल्फ एंटीजन जो कि उनसे बाइंड करके आएगा, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये एंटीजन एमएससी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बेसिकली IL-10 को सिक्रीट करती हैं, जो कि इनके ऊपर एक कंट्रोल लगाएगा और फर्दर हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को क्या करेगा, खत्म कर देगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फिनोमेना दिया गया है कि इफ टी रेग आर एक्सपेरिमेंटली डिस्ट्रॉयड कर दिया जाए, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिए। टी रेगुलेटरी सेल्स आर एक्सपेरिमेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए इन द थाइमस ऑफ ए माउस, द माउस ग्रो अप विथ एन आउट ऑफ कंट्रोल इम्यून रिस्पॉन्स, जिससे क्या होता है, उसमें ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब आप कह सकते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं सीएसआईआर में, तो आप परेशान हो जाते हैं। मतलब बनाने का तरीका क्या है कि ऐसे ही 4-6 लाइन में आपको पूरी स्टोरी बना के देगा वो, ठीक है? कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म किया, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ किया, कुछ किया, कुछ किया, ऐसे करके एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म किया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टी रेग सेल्स को क्या कर दिया है, नॉकआउट कर दिया है, ठीक है? टी सेल्स को नॉकआउट कर दिया है। अब बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ठीक है? इस 4 ऑप्शन में जिसमें दिया रहेगा ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएँगी, तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है? या मान लीजिए ऑटो इम्यून डिजीज़ दिया है या किसी डिजीज़ का नाम दे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन-सी ऑटो इम्यून होती है, तो उसी को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दी गई है कि एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज़ है जो कि टी रेग फंक्शन अगर म्यूटेंट कर दिया जाता है तो इसको आइपेक्स बोलते हैं, इम्यून डिसरेगुलेशन। इसका पूरा नाम है पॉली एन, यहाँ पे आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। पॉली एंडोक्रोपैथी और एंटेरोपैथी, तो ये एक्स लिंक्ड है। तो खैर यहाँ से आपको ये जानना है कि ये 2 डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा एक चार्ट बना लीजिएगा, जहाँ पे आप एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड डिजीज़ को लिखिएगा। उसके अलावा कौन-सी ऑटोसोमल है, कौन-सी रिसेसिव है, इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है? अब ये यहाँ तक की स्टोरी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी। अब हम जो इस बात को जानने वाले हैं वो है एमएचसी प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट इन द टिश्यू ट्रांसप्लांट। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है? और इस पूरे केस में जो होता है वो एमएचसी का मेजर रोल होता है, क्योंकि ये अब सेल्फ एंटीजन को भी दिखाती है सिस्टम को। तो जो भी फॉरेन एंटीजन होगा ये तुरंत ले जाके प्रस्तुत कर देंगी, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं एमएचसी आर स्पेसिफिक होते हैं, चाहे वो हर इंडिविजुअल में। दे एक्ट एज़ ए नॉन सेल्फ एंटीजन इफ ट्रांसप्लांटेड इंटो द अनदर इंडिविजुअल। कहने का मतलब है, अगर मेरा कोई ऑर्गन अगर आप में ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या होगा, आपकी सिस्टम जो होगी उसको एज़ अ फॉरेन डिटेक्ट करेगी, ठीक है? और वो सारी स्टोरी का खेल क्या है, एमएचसी का खेल है, ठीक है? फिर क्या होता है,
एमएचसी का खेल होता है। इसके अलावा चूँकि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवोक हो जाता है जिससे आपके टी ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ग्राफ्ट कब एक्सेप्ट होता है? आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विन के केस में, या फिर अगर किसी बच्चे का बहुत ही जन्म हुआ है और तुरंत ही उसमें ट्रांसफ़र किया जाए ऑर्गन, तब हो सकता है। ट्रांसप्लांट इज़ परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और इफ इट कम्स फ्रॉम ए जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स अगर होते हैं, उस कंडीशन में ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तब आपकी जो एमएससी होगी वो आपकी सेम होगी, राइट? इसके अलावा इस पूरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो एक ड्रग दी जाती है, जो मैंने इसके पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था और आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने उसका आंसर भी किया था। तो साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग होती है, बेसिकली साइक्लोस्पोरिन ए बोलते हैं। इस ड्रग को यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली चूँकि टी सेल्स, जो ये पूरी स्टोरी आती है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ों को याद रखेंगे। तो इनको यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होती है, उसको आपकी ग्राफ्ट रिजेक्शन को थोड़ा देर के लिए रोका जा सके। ठीक है? ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सके, ठीक है? तो ख़ैर उस दिन मैंने आपसे ये भी पूछा था कि इस ड्रग्स को कैसे हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, तो हालाँकि कुछ लोगों ने इसका रिस्पॉन्स दिया था, तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो ये एक आपकी ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन इसको बोलते हैं। ये बेसिकली एक फंगस से आइसोलेट किया जाता है, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस फंगस का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो ये फंगस होता है ट्राइको, ठीक है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है? तो इस फंगस का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं ऐसे, ठीक है? और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो स्टोरी होती है या ग्राफ्ट रिजेक्शन की जो स्टोरी होती है, ठीक है? ग्राफ्ट रिजेक्शन की जो स्टोरी होती है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से कनेक्टेड है, मतलब साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी से कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, इसमें पूरा एमएचसी का रोल आता है, ये चीज़ों को हमने समझ लिया, ठीक है? परफॉरिन को समझ लिया, तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। अब इसके बाद हम फर्दर आगे पार्ट को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी